नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से जो लोग तैयारी कर रहे थे टीचर के लिए, उनके लिए यहाँ पर क्लास चल रही है और पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जा रहा है। जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और उन सभी के पास शेयर कर दें जो आप जो है वो संस्कृत विषय से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था कर्म कारक, और कर्म कारक में हमने पिछले कुछ क्लासों में भी कुछ सूत्रों का, कुछ नियमों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम कर्म कारक से संबंधित भी कुछ और नियम और उन सूत्रों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि कर्म कारक। तो अगला सूत्र है आपका कि अभिनिविश्च। अभिनिविश्च, अभिनिविश्च ये सूत्र है, कर्म कारक का सूत्र है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि अभिनि इति एतत्, है ना। अभिनि, अब ये नी जो है इसमें बड़ी ई है और बड़ी ई की मात्रा है। इसमें क्या है कि जब अभिनि इसको आप छोटी मात्रा करेंगे तो इसमें से एक और ई निकल के आएगा, और इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इति, है ना, ये ता है और इति एतत्, इस तरह से संधि विच्छेद करके जब हम इसको पढ़ते हैं कि अभिनि इत एतत् संघात पूर्वस्य, क्या कह रहा है कि अभिनि इति एतत् संघात पूर्वस्य विश्वतेराधार कर्म इष्यास, कर्म इष्यात। क्या है, फिर दोबारा पढ़ते हैं। अभिनिविश्च, अभिनिविश्च सूत्र क्या कहता है कि अभिनि इति एतत् संघात पूर्वस्य विश्वतेराधार कर्म इष्यात, कर्म हो जाता है। किसका हो जाता है? यानी अभि और नी इसी क्रम से इकट्ठे उपसर्ग आदि पूर्वक हो तो विष धातु के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर लिखा है कि अभिनि इति एतत् संघात पूर्वस, यदि अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग ये दोनों संघात पूर्वस यानी आपका इकट्ठे, है ना, यानी इकट्ठे आए, दोनों साथ साथ में आए तो क्या हो जाता है? विश्वतेराधार, है ना, विश्वतेराधार जो विश्व धातु है, विश्व धातु है, जो इस विश्व धातु की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। विश्व धातु के आधार की, यानी विश्व ते आधार, विश्व धातु के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से हो जाती है? अभिनिविश्च, अभिनिविश्च सूत्र से जब जब भी अभि उपसर्ग और नी उपसर्ग विष धातु के साथ आते हैं तो विष धातु के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। उदाहरण में देखते हैं कि सज्जन सन्मार्ग में लग जाते हैं, सज्जन सन्मार्ग में लग जाते हैं। तो जब हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे कि सज्जन सन्मार्ग में, अब यहाँ पर मैं आ रहा है, मैं पेपर, यदि आपका हमने बहुत बार पढ़ा है कि यदि आपका मैं पेपर आता है जो कि आपकी सप्तमी विभक्ति का क्या है? कारक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? सन्मार्ग में मैं आ रहा है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इस मैं के आधार पर होगा। लेकिन ये अभिनिविश्च सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि यदि विष धातु के साथ, है ना, यदि विष धातु के साथ अभि और नी ये उपसर्ग आते हैं तो विष धातु के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। अब ये वाक्य है हिंदी में कि सज्जन सन्मार्ग में लग जाते हैं, तो सन्मार्ग में लग जाते हैं तो प्रवेश कर जाते हैं,
तो इसका अर्थ क्या है कि इसकी जो संस्कृत है विष धातु है। प्रवेश करना, लग जाना क्या है? विष। विष माने प्रवेश करना या लग जाना, यानी संयुक्त हो जाना, संलग्न हो जाना। विष का अर्थ क्या है? ये धातु है संस्कृत की और इसका अर्थ है संलग्न हो जाना, आपका लग जाना। और जब भी हम इस विष धातु के साथ में अभी और नी इन दोनों उपसर्गों को एक साथ में प्रयोग करते हैं, तो इस विष धातु के जो आधार है, विष धातु का आधार है, यानी विष जो धातु है, जो क्रिया है, और जो क्रिया का आधार क्या है? सन्मार्ग। तो सन्मार्ग में कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी द्वितीय आएगी, ना कि सप्तमी विभक्ति आएगी। तो वाक्य का निर्माण कैसे होगा? सज्जने संते सन्मार्गम, सन्मार्गम अभिनिविशन्ते, है ना? कि संत जो संत लोग होते हैं, बहुवचन है, कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन में होगी। लेकिन जो क्रिया में जो धातु है, जो क्रिया है, वो कौन सी है? विष है। और विष धातु के साथ में कौन से उपसर्ग आ रहे हैं? अभी और नी। ये कैसे आ रहे हैं? दोनों साथ साथ में आ रहे हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो इस विष धातु का जो आधार है सन्मार्ग, आधार क्या है? सन्मार्ग में लग जाते हैं। तो इस सन्मार्ग में सप्तमी विभक्ति ना हो करके कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति जहाँ पर होती है वहां पर कर्म कारक होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सीधा सीधा यहाँ पर है कि यदि हम विष धातु का प्रयोग यदि अभी और नी दोनों उपसर्गों को साथ साथ में लेकर के करते हैं, तो विष धातु के आधार में क्या होगा? विष धातु का जो आधार है हर किसी वाक्य में, इससे अलावा और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। तो जहां पर भी विष धातु का आधार है, उस आधार में क्या होगा? आपकी कर्म कारक संज्ञा होगी, अर्थात उसके आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभी नी विष च, अभी अभी नी इति एतत् संघात पूर्वस, यानी अभी और नी इन दोनों का यदि संघात पूर्वक, यदि समूह रूप में, इकट्ठे रूप में विष विषतेराधार, है ना? विष धातु के आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अगला सूत्र है कर्म कारक का। उप उपा उप अनु अधि आंग वश, क्या है? उप, इसका संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। उप, है ना? अनु अधि आंग वश, संधि विच्छेद करके यदि हम पढ़ेंगे तो जो संस्कृत विषय है उसका हमें अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या है? उप, अनु, है ना? ये वाह है, ये ऊ में है, उमा ऊ है, में बदलेगा जब उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो उप, अनु, अधि, आंग और वश। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? उप, अनु, अधि, आंग, वश, है ना? उप, अनु, अधि, आंग, वश। ये क्या कहता है? उप, अनु, अधि, आंग, वश। ये क्या सूत्र कहता है कि उप आदि पूर्वस्य, है ना? उप आदि पूर्वस्य वश तेराधार कर्मे। क्या कह रहा है कि यदि उप, अनु, अधि और आंग इसमें से कोई भी उपसर्ग, है ना, पूर्व में हो, क्या हो? उप, अनु, अधि, आंग और आंग, है ना? ये चार उपसर्ग हैं। कौन कौन से? उप है, अनु, और ये उप है, अनु है, अधि है और आंग है। ये चार उपसर्ग हैं। इन चार उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग पूर्व में हो और उसके बाद में यदि वश धातु हो, वश धातु का अर्थ क्या है? रहना, यानी वश धातु हो, तो इस वश धातु के आधार में, इस वश धातु के आधार की, जो वश धातु का आधार होगा वाक्य में कहीं ना कहीं होगा, तो जो वश धातु का आधार होगा उसमें, उस आधार में क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है राजा नगर में रहता है। तो वश धातु का अर्थ क्या है? रहना, है ना? जब हम वश धातु का प्रयोग करते हैं
यदि हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे? आपका राजा, नगरे, है ना? यानी आगे मैं पे पर आ रहा है, तो इसके हिसाब से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसा रूप बनेगा? नगरे, नगरे। और यदि हम वस धातु का प्रयोग करते हैं बिना किसी इन्हीं उपसर्गों के अलावा, यानी क्या करते हैं? वसती, वस्त, वसंती, तो राजा, नगरे, तो तब तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगेगी। तो क्या ऐसा रूप बनेगा? राजा, नगरे, सप्तमी विभक्ति का रूप क्या होगा? नगरे और वसती, राजा, नगरे, वसती, तब तो ऐसा रूप बनेगा। यदि वस धातु में हम किसी भी प्रकार का इन चारों में से उप, अनु, अधि, आंग, इन चारों उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग इसके साथ नहीं लगाते हैं, वस धातु के साथ नहीं लगाते हैं, तब तो इसके जो वस धातु का आधार है, वो आधार में कौन सी विभक्ति होगी? उसमें वही विभक्ति होगी जो कारक चिन्ह उसके आगे होगा। लेकिन अगर हम वस धातु के साथ में, वस धातु के साथ में यदि वस धातु के आगे यदि हम उप, अनु, अधि, आंग, इनमें से कोई भी उपसर्ग लगा देते हैं, तो वस धातु का जो आधार है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर कर्म कारक संज्ञा होगी। तो जैसे राजा नगर में रहता है, तो फिर इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? राजा नगरम उपवसति, है ना? यदि उपसर्ग का प्रयोग हम वस धातु के साथ करते हैं तो कैसे लिखेंगे? उपवसति, तो राजा नगरम उपवसति। इसी प्रकार से अनुवसति, अनु उपसर्ग का भी प्रयोग करते हैं तो राजा नगरम अनुवसति। इसी प्रकार से अधि उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं तो राजा नगरम अधिवसति। इसी प्रकार से आंग उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं तो राजा नगरम आवसति। यदि हम वस धातु के साथ में उप, अनु, अधि और आंग, इनमें से किसी भी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वस धातु के जो आधार है, अर्थात इस नगर में, नगर जो शब्द है, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपको ये नियम समझने चाहिए।